टेल एंड टॉक गाथाओं और गपशप के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में सौदागर सुलेमान अरब से हिंदुस्तान होते हुए किस तरह समुद्री रास्ते से चीन को चला, सफर में कई पड़ावों, बहुतेरे द्वीपों पर अजब गजब का सामना करते हुए इसे अपने सफरनामे में दर्ज करते हुए चीन के बंदरगाह खानफू तक पहुंचा। ये सब आपने देखा सुना। इसके पहले के उसके सफर की हैरत अंगेज जानकारियां पिछले दोनों एपिसोड में हैं। जिन्हें देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक को क्लिक कर सकते। तो अब सुलेमान के साथ चीन चले चलते हैं। सौदागर सुलेमान के साथ हम भी आज से 1200 बरस पहले के चीन को देखेंगे, समझेंगे, चीनी लोगों के, उनके खान पान, रीति रिवाज और शासन प्रशासन के बारे में जांचा देंगे, देखेंगे और सुनेंगे बेहद रोमांचक और रोचक किस्से। पर अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब जब भी आए तो इसकी सूचना आपको मिले, और अगर आप चैनल पर नए हैं या इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और घंटी वाला निशान भी। देखिए सौदागर सुलेमान का तीसरा एपिसोड और इंतजार कीजिए इसके चौथे कड़ी की, जो खासी रोचक होने वाली है। चलिए खानफू और वहां से चलते हैं चीन, सुलेमान सौदागर के साथ साथ। खानफू में जहां दुनिया भर के जहाज लंगर डालते हैं वहां से निकलिए और शहर में चलिए तो बांस और फूस तथा झाड़ियों के इस्तेमाल से बनाए हुए मकान बहुतेरे हैं। इनमें अमूमन आग लग जाती है और बड़ा नुकसान होता है, लेकिन कुछ मकान ईंटों के भी हैं। इनमें पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है। ज्यादातर मकान सजे धजे और सुंदर हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह दिखी कि सड़कें अकल्पनीय तौर पर चौड़ी हैं। एक बात और जो गौर करने लायक है वह यह है कि समुद्र तटीय शहर होने के बावजूद यहाँ का पानी बहुत मीठा है। यहाँ के कुओं, चश्मों और नदियों का पानी कतई खारा नहीं है। मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ये बात यहाँ की सभी नदियों और चश्मों के लिए सच है। खानफू की एक और बात देखी, ये बंदरगाह शहर है, इसलिए यहाँ व्यापारियों का आना जाना और 12 घंटे में दोबारा ज्वार भाटा आने के चलते ज्यादा जहाजों का प्रवेश निकास लगातार लगा रहता है। ऐसे में शहर और बाजार का होना अनोखी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पूरे शहर में अलग अलग इलाके में उनके अपने बाजार थे और बड़े संपन्न बाजार थे। यहाँ शहर में जगह जगह हथियार खाने हैं। शायद व्यापारिक नगर होने के नाते सुरक्षा ज्यादा रहती। शहर में सार्वजनिक प्रसाधन की सुविधाएं भी हैं। ये एक बड़ी अनूठी बात है चीन। अरब में ये सुविधा मैंने कम ही देखा है। यहाँ चीन में लोग गर्मी और सर्दी दोनों में ही रेशम पहनते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। अमीर उमरा बादशाह लोग बढ़िया किस्म का रेशम पहनते हैं और बाकी लोगों का पहनावा उनकी स्थिति के अनुसार होता है। जब सर्दी का मौसम होता है तो एक ही आदमी 2-2, 3-3, 4-5 से अधिक पायजामे डांट लेता है, जिसको जितनी सर्दी लगे या जिसके पास जैसी व्यवस्था और सुविधा हो। सर्दी को भगाने के लिए वह उतने ही पायजामे पहन लेता है। सर्दी को भगाने के लिए उन्हें कोई दूसरा और उपाय आता ही नहीं। जब गर्मी आती है तो अधिकतर लोग जो रेशम पहनते हैं कभी कभार मोटे सूती कपड़े पहने मिलते हैं। सूती कपड़ा यहाँ बहुत महंगा है। बेहतर सूती कपड़ा राजा ही बरत सकता है। कपड़े तो ये लोग कई तरह के पहनते हैं, मगर अपने सिर पर किसी प्रकार का कपड़ा नहीं रखते। चीन में पूरी तरह शाकाहारी लोग बहुत कम हैं। अधिकतर लोग मांस खाते हैं। ये सारे पशु पक्षियों का मांस खा जाते हैं, यहाँ तक कि सुअर, चींटीखोर और दूसरे जीव जंतुओं को भी नहीं छोड़ते। यही इनका मुख्य आहार है, पर शाकाहार इनके रोजमर्रा के खाने में शामिल है। चीनी लोग चावल बहुत खाते हैं। ये लोग कढ़ी जैसी सब्जी या कढ़ी के ढंग के या कुछ पकाते हैं, इसे चावल में डालकर खाते हैं। चीन में मेवों और फलों की कमी बहुत पहले से रही है। फल यहाँ खूब होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी विविधता नहीं पाई जाती जितनी भारत जैसे दूसरे देशों में। पर एक बात तो है, कुछ मेवे खास यहीं पर ही पाए जाते हैं। मार्को पोलो का कथन है कि चीन में बेहद बड़े बड़े अमरूद होते हैं। उनका गूदा हलवे से भी अधिक मीठा होता है।
सुलेमान इसके बारे में कुछ बहुत नहीं बताता, मगर अमरूद का जिक्र वो भी करता है। फलों में सेब, आड़ू, नींबू, अनार, बिजी, अमरूद, केला, गन्ना, खरबूजा, अंजीर, अंगूर, ककड़ी, खीरा, जरबेरा, अखरोट, बादाम, आलू बुखारा, खुबानी वगैरह यहाँ खूब खाए जाते हैं। यहाँ मेवे भले ही भरपूर न मिले, मगर फल की तो बहुतायत है। नारियल के पेड़ यहाँ मैंने नहीं देखा। ताड़ और खजूर भी कम है। नारियल का एक पेड़ एक बड़े अधिकारी के अहाते में मैंने देखा था और एक पेड़ एक बड़े से मकान के बाहर। कितना अचरज भरा था चीन में शराब नहीं मिलना। ये लोग चावल से एक प्रकार की शराब तैयार करते हैं। अधिकतर सब अपना पेय खुद ही तैयार करते हैं और उसी को पीते हैं। ताड़ी या इस तरह की चीज भी शायद ही दिखे। शराब के नाम पर बस चावल से बना यही एक नशीला पेय था इनके पास। शराब यहां बाहर से भी नहीं आती, इसलिए यहां की पूरी जनसंख्या शराब जैसी चीज से नावाकिफ है। नशीले पेय पदार्थ ही नहीं, ये लोग चावल से कई तरह की खाद्य सामग्री बनाते हैं। इस तरह की अन्य चीजें भी वो लोग चावल से ही बनाते हैं। चीनी लोग साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता का बहुत ध्यान नहीं रखते। शौच जाते हैं तो पानी को काम में नहीं लाते, बल्कि जूट के रेशे या फिर कागज को काम में लेते हैं। ज्यादातर चीनी लोग किसी खास धर्म को नहीं मानते। मुझे लगता है कि इनका धार्मिक व्यवहार ईरान में अग्नि पूजने वाले लोगों से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इनकी औरतें बहुधा सिर को खोले रखती हैं। औरतें बालों में कंघी खोसे रखती हैं। शादी होती है तब एक स्त्री के सिर में हाथी दांत के 20-20 कंघे होते हैं। दूल्हा के सिर पर एक विशेष प्रकार की टोपी पहनाई जाती है। चीन में बांस की उपयोगिता बहुत देखने में आई है। बहुत कलाकारी से इस पर काम होता है। बांस के अलावा कांच और चीनी मिट्टी के बहुत सामान बनाए जाते हैं यहाँ, और संभवतः ये कलाएं यहीं से बाहर गई। चीन में अपराध कम है। चोरी एक बड़ा गुनाह है। यहां रिवाज है कि जिस समय चोर पकड़ा जाए उसी समय उसको मार डाला जाए। चीन में 1200 साल पहले लोग घड़ियों का इस्तेमाल करते थे। समय देखने के लिए न सिर्फ घंटाघर जैसी व्यवस्था थी, बल्कि दूसरी व्यवस्थाएं भी थी। शहर की कानून व्यवस्था कैसे चलती थी, हाकिम कैसे काम करता था, चीनी अपने मृतकों को कैसे अपने घर में खिला विला कर रखते थे, ये सब अगली बार अगली कड़ी में देखिएगा। सौदागर सुलेमान के सफरनामे की चौथी कड़ी। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स, और अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव का स्वीकार कीजिए नमस्कार। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड आइडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।